नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक सितंबर मंथ 2022 के इस बुक में आप लोगों को संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021-22 वाले टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इसके पहले के जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को मैं पढ़ा दिया हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसमें देखिए दोस्तों, जो प्रमुख सैन्य अभ्यास हुए हैं उसके बारे में पहला जो है आपका वह है उदार शक्ति अभ्यास 2022। यह हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में स्थान कहाँ पे है? तो मलेशिया में। और किन सेनाओं के बीच होता है? तो वायुसेना के बीच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आपका 13वां वज्र प्रहार 2022। यह भारत और अमेरिका के बीच में होता है और स्थान इस बार जो हुआ था वह हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में और यह थल सेनाओं के बीच में होता है। अगला है 18वां युद्ध अभ्यास 2022। भारत और अमेरिका के बीच में और यह स्थान है ओली उत्तराखंड में थल सेनाओं के बीच में होता है। बोस्टोक 2022। यह बहुपक्षीय युद्धाभ्यास होता है और यह रूस में हुआ है और थल सेनाओं के बीच में होता है। अगला समुद्र साझेदारी अभ्यास 2022। भारत और जापान के बीच में हुआ है और अंडमान सागर पर हुआ है, अंडमान सागर वाले स्थान पे हुआ है और यह 9 सेनाओं के बीच में होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सी गार्जियन 2 2022 चीन और पाकिस्तान के बीच में हुआ है और संघाई के पास सैन्य बंदरगाह पर हुआ है और 9 सेनाओं के बीच में यह होता है। अगला है यक्ष संप्रीति यक्ष जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है और कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है जैसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। कहाँ पे? जैसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश पे थल सेनाओं के बीच में होता है। 38वां इंडो कॉर्पोरेट, मतलब इसको डायरेक्ट आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे इंड मतलब हो जाएगा इंडिया और इंडो से हो जाएगा इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है और कहाँ पे हुआ है? तो अंडमान सागर में हुआ है और 9 सेनाओं के बीच में होता है। अगला है बाल्टोप्स जो है बहुपक्षीय होता है। इसमें 16 देश भाग लेते हैं और कहाँ पे हुआ है? तो बाल्टिक सागर में हुआ है और 9 सेनाओं के बीच में होता है। अगला है यक्स खान क्वेस्ट 2022। ये भी बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है जो 16 देशों के बीच में हुआ है। कहाँ पे? मंगोलिया में और यह थल सेनाओं के बीच में होता है। अगला है बोंगो सागर थर्ड 2022। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। पोर्ट मोंगला नामक स्थान बांग्लादेश में और यह 9 सेनाओं के बीच में होता है। अगला है आपका कॉर्पोरेट 4 2022। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। बंगाल की उत्तरी खाड़ी पर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ है और 9 सेनाओं के बीच में होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका नाटपोलेक्स 8 2022। भारतीय तटरक्षक के बीच में हुआ है। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा पे हुआ है। अगला है पहला IONS समुद्री अभ्यास भारतीय नौसेना के बीच में हुआ है। कहाँ पे? गोवा और अरब सागर और यह नौसेना अभ्यास है। 9वां खंजर अभ्यास 2022। भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। बकलोह हिमाचल प्रदेश में थल सेनाओं के बीच में हुआ है। 20वां वरुण अभ्यास 2022 भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में हुआ है। 9 सेनाओं के बीच होता है। बलिकितन 2022 जो है अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ है। ताइवान के पास फिलीपींस के क्षेत्र में लुजोन नामक स्थान पे हुआ है। थल सेनाओं के बीच में होता है। यक्स दस्तलिक थर्ड 2022 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है और यह कहाँ पे हुआ है? तो यांगियारिक उज्बेकिस्तान में हुआ है। थल सेनाओं के बीच में होता है। अगला है लेमिटाई 9 2022। भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है और कहाँ पे हुआ? सेशल्स रक्षा अकादमी सेशल्स में थल सेनाओं के बीच में होता है। अगला है स्लीलैक्स 9 2022। यह भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ है और यह 9 सेनाओं के मध्य होता है। धर्म गार्जियन जो 2022 भारत और जापान के बीच में हुआ है। ये बेलागावी बेलगांव कर्नाटक में हुआ है और यह थल सेनाओं के बीच में
हुआ है। मिलन 2022 बहुपक्षीय है। यह विशाखापट्टनम के भाग्य शहर में हुआ है और यह नौसेनाओं के मध्य होता है। कोबरा योद्धा 2022 यह हुआ है बहुराष्ट्रीय होता है, यूके के वाशिंगटन में हुआ है और यह वायुसेनाओं के मध्य होता है। अगला है पूर्वी ब्रिज 6 अभ्यास। कौन सा? पूर्वी ब्रिज 6 अभ्यास भारत और ओमान के बीच में हुआ है और वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान नामक स्थान पे हुआ है और यह वायुसेनाओं के मध्य में हुआ है। अगला है कोप साउथ 22 यूएस और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, बांग्लादेश में और वायुसेनाओं के बीच हुआ है। अगला पश्चिम लहर XPL 2022 3 सेनाओं के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ है, पश्चिमी तट अरब सागर में और नौसेनाओं के बीच में हुआ है। अगला है चिरू 2022 अभ्यास रूस, चीन और ईरान के बीच में हुआ है, ओमान की खाड़ी में और नौसेनाओं के बीच में हुआ है। अगला देखेंगे दोस्तों तो वह है पैसेक्स 2022। पैसेक्स 2022 भारत और रूस के बीच में हुआ है और अरब सागर में कोचिन बंदरगाह पर और नौसेनाओं के बीच में हुआ है। अगला है सी ड्रैगन 2022 भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है, पश्चिम प्रांत में गुआन में हुआ है। कहाँ पे? और पश्चिम प्रांत गुआन में और नौसेनाओं के मध्य में हुआ है। वो इसके आगे है इक्विरिन 11वां 2021 भारत और मालदीव के बीच में हुआ है, मालदीव के कोदू द्वीप में और थल सेनाओं के मध्य। कारेट अभ्यास 2021 अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, बंगाल की खाड़ी में और नौसेनाओं के बीच में हुआ है। दोस्ती 15वां 2021 जो है भारत और मालदीव श्रीलंका के बीच में हुआ है, मालदीव में और नौसेनाओं के बीच में हुआ है। सिटमैक्स जो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। देखिए सिटमैक्स भी याद कर सकते हैं, SI से सिंगापुर हो जाएगा, T से हो जाएगा, T से देखिए यहाँ पे S से हो जाएगा आपका, S से आप लिख सकते हैं सिंगापुर, I से इंडिया और TM से हो जाएगा थाईलैंड। तो ये आपका सिटमैक्स हो जाएगा और ये आपका कहाँ पे है? तो अंडमान सागर में हुआ है, नौसेनाओं के बीच में। शक्ति 6 2021 भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, अब फीजन फ्रांस में नामक स्थान पर अथल सेनाओं के बीच में हुआ है। अगला है कोकण शक्ति 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है, अरब सागर में हुआ है और नौसेनाओं के बीच में। अजय वारियर भारत और यूके के बीच में, चौबटिया नामक स्थान उत्तराखंड में, थल सेनाओं के बीच। मालाबार अभ्यास 2021 भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बंगाल की खाड़ी और फिलीपीन सागर में नौसेनाओं के बीच। उसके बाद जिमेक्स जो है भारत और जापान के बीच में हुआ, जिमेक्स JI से जे से जापान, आई से इंडिया हो जाएगा तो जाइमेक्स कहेंगे इसको, और अरब सागर में हुआ है, नौसेनाओं के बीच। मित्र शक्ति 8वां 2021 जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच में अम्पारा नामक स्थान पर श्रीलंका में हुआ है, थल सेना के बीच में। समुद्र शक्ति 2021 भारत और इंडोनेशिया के बीच में सुंडा जलदमरू मध्य में हुआ है, नौसेनाओं के बीच। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में और ये थल सेनाओं के बीच में हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, नवगठित जाति समितियाँ, जितनी भी नवगठित जाति समितियाँ बनी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, पहला है आपका AR दवे समिति। कौन सा है? AR दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु। ये है प्रदीप नंद राजयोग समिति जो है यह डिफाल्टरों से पैसे वसूली हेतु किया है। कौन सा है? प्रदीप नंद राजयोग समिति, डिफाल्टरों से पैसे वसूली हेतु यह समिति बनाई गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए जो समिति बनाई गई उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना। अगला है लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति जो बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं प्रदीप श्रीवास्तव। कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं। DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति जो बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं OP अग्रवाल। कौन है? OP अग्रवाल। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति का अध्यक्ष हैं वह हैं केंद्रीय गृह राज्य
मंत्री जी किशन रेड्डी। कौन है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, समिति के अध्यक्ष हैं पीएम मोदी हैं। स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ मनाने की समिति के अध्यक्ष हैं पीएम मोदी। टीआरपी आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष हैं शशि शेखर वेम्पति। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के विश्लेषण समिति के अध्यक्ष हैं केवी कामत। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल जो है उसके अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं मदन वी लोकुर। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष देखेंगे तो आर.एस. शर्मा है। कौन है? आर.एस. शर्मा है। अजय भल्ला समिति जो है भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जो है चयन समिति, इसके अध्यक्ष हैं मुकुंदकम शर्मा। आगे है मानव अधिकारों पे कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति जो है अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर के.एस. रेड्डी। कौन है? डॉक्टर के.एस. रेड्डी। और डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति जो है यह है विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु यह बनाया गया। कौन सा है? तो डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति, विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु। आगे है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला है ई गॉम मंत्रियों की समूह की गठित है। इसमें गठित के लिए बनाया गया आयुध निर्माण बोर्ड की निगमीकरण की निगरानी हेतु इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राजनाथ सिंह। और उसके बाद है HCL दास समिति जो है असम में आयल इंडिया लिमिटेड की एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए बनाया गया है। प्रवीण सेन गुप्ता समिति जो है सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। केवी कामत समिति जो है कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों की सुझाव देने हेतु बनाया गया है। आगे है आपका मिहिर शाह समिति जो है राष्ट्रीय जल नीति मसौदे तैयार करने हेतु बनाई गई है। सुरजीत भल्ला समिति जो है व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु बनाई गई है। अमिताभ कांत समिति ट्रेनों की निजी क्षेत्रों में देने हेतु बनाई गई है। किरण रिजिजू समिति जो है 2020 और 24 के ओलंपिक की तैयारियों हेतु बनाई गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका नई शिक्षा नीति 2020। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। किसके द्वारा? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई। और नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पे 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला जो राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य जो है वह है मध्य प्रदेश। धारा 370 और 35 से संबंधित परीक्षोपयोगी प्रश्न के बारे में देख लेंगे। तो यह है 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया है। अगला जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 हटाने के समय जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे वो थे सत्यपाल मलिक थे। 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किए थे। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर बने। कौन बने? राधाकृष्ण माथुर। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग जो है भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई एक नई संस्थान है जिसकी जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और नीति आयोग के प्रथम सीईओ जो थे ये सिंधु श्री खुल्लर थे। कौन थे? सिंधु श्री
खुल्लर। गुड एंड सर्विस टैक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस जो मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप जो होता है गुड एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया और 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं। जीएसटी की निर्धारित जो दरें हैं 5% है, 12% है और 18%, 28% है। जीएसटी का पूर्ण रूप देखेंगे तो स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी का होता है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में देखेंगे तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, पहला इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे आईएलओ भी कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईएलओ कहा जाता है। स्थापना हुआ है 1919 में। कब हुआ है? तो 1919 में स्थापना हुआ है। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा में। अध्यक्ष जो है यहाँ पे अध्यक्ष है महासचिव कहिए तो महासचिव है गिलबर्ट हॉगबो। कौन है? गिलबर्ट हॉगबो हैं। और सदस्य संख्या देखेंगे तो 187 सदस्य हैं। ठीक है। और 187वां सदस्य जो है वो है टोंगा। कौन सा देश है? टोंगा हो जाएगा। अगला जो संगठन वो है इंटरपोल। इंटरपोल जो स्थापना हुई है 1923 को। कब हुई है इंटरपोल की स्थापना? तो 1923 को हुई है। अब मुख्यालय जो है यह लियोन फ्रांस में है। कहाँ पे है? लियोन फ्रांस में है। और इसके अध्यक्ष देखेंगे, अध्यक्ष हैं नासर अल रईसी। कौन है? अध्यक्ष इसके नासर अल रईसी हैं। इसमें टोटल 194 देश हैं। 194वां देश जो है वह है किरिबाती है। अगला देखते हैं राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। 1931 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय जो है लंदन यूके में है। अब महानिदेशक या महासचिव कहिए तो यह है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। कौन है? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। और इसमें 54 देश हैं। 54वां जो देश है वह है मालदीव। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसमें स्थापना हुई है 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस और 193 इसमें सदस्य देश हैं। कितने? 193। और 193वां जो देश है वह है दक्षिण सूडान। कौन सा है? दक्षिण सूडान है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जिसे IMF कहा जाता है। स्थापना हुई है 1945 को। वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष हैं। और उसके बाद इसमें टोटल 190 सदस्य देश हैं। और 190वां जो देश है वह है अंडोरा। आगे विश्व बैंक स्थापना हुई है 1945 को। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। डेविस मलपास यहाँ के महासचिव हो जाएंगे। और 189वां देश जो है वह है नीरू। इसमें टोटल 189 देश हैं। देखिए, जहाँ भी मुद्रा की बात आ जाएगी, इसमें ट्रिक हम याद करें मुख्यालय के लिए, तो जहाँ भी मुद्रा की बात होगी जहाँ तक ज़्यादातर चांस में होगा उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मुद्रा आ गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक भी किससे रिलेटेड होता है? पैसे से ही रिलेटेड होता है। तो इसके भी मुख्यालय कहाँ पे हो जाएंगे? वाशिंगटन में ही हो जाएंगे। तो ऐसे जो मुद्रा से रिलेटेड होता है तो वाशिंगटन डीसी। ठीक। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 1945 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय रोम इटली में है। अक्यूम डोंगियो इसके अध्यक्ष हैं। और 197 इसमें टोटल देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ देखेंगे तो 1945 में स्थापना हुई। और हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। जोआन डोंगियो इसके अध्यक्ष हैं। 194 इसमें देश हैं। यूनेस्को जो है 1945 में स्थापना हुई। फिर फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। और 195 देश है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ जो है स्थापना हुई 1946 में। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। प्रमुख जो है इसकी कैथरीन रसेल हैं। 191 देश हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्थापना हुई 1948 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। टेड्रोस अधनोम इसके महासचिव। और 194 इसके देश। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD 1961 में स्थापना हुई है। पेरिस फ्रांस में इसकी मुख्यालय है। महासचिव जो है माथियास कार्मन है। और 37 इसमें सदस्य देश हैं। उसमें 37वां देश जो है वह है कोलंबिया। कौन सा देश हो जाएगा? कोलंबिया। आगे देखते हैं दोस्तों नाटो जो है आपका नाटो जो है 1949 में इसकी स्थापना हुई है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। महासचिव जो है जेस
स्टोल्टेनबर्ग हैं। कौन है? जेस स्टोल्टेनबर्ग हैं। 30 इसमें देश हैं। 30वां जो देश है उत्तरी मैसिडोनिया है। आगे है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR स्थापना हुई है 1950 में। मुख्यालय है जिनेवा और उच्चायुक्त जो है फिलिपो ग्रांडी हैं और 135 इसमें देश हैं। यूरोपियन संघ 1958 में स्थापना हुआ है। ब्रुसेल बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और उर्सुला वान डेर लेयन इसके अध्यक्ष हैं। 27 इसमें टोटल देश हैं। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं है। आगे है ओपेक। ओपेक जो है स्थापना हुई 1960 में वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है और महानिदेशक इसके हैथम हलगिस हैं और महानिदेशक या महासचिव कहिए तो हैथम हलगिस हो जाएंगे। और 13 इसमें देश जो कतर और इक्वाडोर अब बाहर हो गए इससे। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम जिसे कहते हैं, इसमें 1961 में स्थापना हुआ। जकार्ता इंडोनेशिया में। इल्हाम अलीएव और टोटल इसमें सदस्य हैं 120। एमनेस्टी इंटरनेशनल स्थापना हुआ है 1961 में लंदन UK में। महासचिव जो हैं वह हैं एग्नेस कैलमॉर्ड। कौन है? एग्नेस कैलमॉर्ड हैं। 150 देश इसमें हैं। और उसके बाद देखते हैं अंकटाड। अंकटाड जो है स्थापना हुई 1964 में जिनेवा में। महासचिव जो देखेंगे तो रेबेका ग्रीनस्पैन है। कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन है। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP स्थापना हुई है 1965 में न्यूयॉर्क में और अची स्टेनर इसके महानिदेशक या महासचिव हैं इसके। ठीक है। अगला है एशियाई विकास बैंक यानी ADB की स्थापना हुई 1966 में मनीला फिलीपींस में। इसकी मुख्यालय है। अब मुत्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। 68 इसमें टोटल देश हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में स्थापना हुआ। संघाई चीन इसका मुख्यालय हो जाएगा। मार्कोस ट्रायोजो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। 9 इसमें सदस्य देश हैं और 9वां जो देश है वह है मिस्र। अगला है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ जिसे एशियान कहते हैं वह है। उसमें 1967 में स्थापना हुआ। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। महासचिव जो हैं लिम जाक होई हैं। 10 इसमें देश हैं। दक्षेस यानी सार्क जिसे कहते हैं 1985 में स्थापना हुआ। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। ईसालारुवन विराकू इसके अध्यक्ष हैं और 8 इसमें देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका G15। G15 जो है आपका 1989 में स्थापना हुआ है जिनेवा में। इसका मुख्यालय है। 17 विकासशील देशों का संगठन है। APEC जो है 1989 में स्थापना हुआ है। सिंगापुर में मुख्यालय है। प्रायुक्त चान ओ वंगुस्वान इसके अध्यक्ष हैं और 21वां सदस्य इसमें टोटल 21 देश हैं। 21वां जो है आपका वियतनाम है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC जो है स्थापना हुआ 2006 में जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। फ्रेडिको वेलेगास इसके अध्यक्ष हैं। 47 इसमें देश हैं और 47वां देश जो है चेक गणराज्य है। विश्व व्यापार संगठन WTO जो है 1995 में इसका स्थापना हुआ है जिनेवा में। इसका मुख्यालय है। नकोजी अंकोजी इवोला इसके अध्यक्ष हैं और 164 यानी 164वां देश जो है आपका अफगानिस्तान है। अगला है एसएम जो है 1996 में स्थापना हुआ है। ब्रुसेल बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और 51 राष्ट्र और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें हैं। तो टोटल 53 देश हो जाएंगे। अगला है बिस्टेक जो 1997 में इसका स्थापना हुआ है। मुख्यालय इसका ढाका है। महासचिव जो है तेंजिन लेकफेल हैं जो इसमें टोटल 7 देश हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO जो है 2001 में स्थापना हुआ है बीजिंग में। इसका मुख्यालय है। महासचिव जो हैं झांग मिंग हैं जो चीन के हैं और 9वां इसका देश है ईरान। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC इसमें स्थापना हुआ 2002 में। हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। पियोद्रे हाफमैनिस्की इसके अध्यक्ष हैं और 124 इसमें देश हैं सदस्य देश हैं। 124वां जो देश है वह है मलेशिया। अफ्रीकी संघ AU 2002 में इसका स्थापना हुआ। अदिस अबाबा यहाँ का मुख्यालय है। फेलिक्स एंटिनो टीसेडकी इसके अध्यक्ष हैं। 55 इसमें टोटल देश हैं। इब्सा जो है 2004 में इसका स्थापना हुआ। लोगोनो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 3 देश इसमें भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं इब्सा के। ब्रिक्स देखेंगे तो ब्रिक्स जो 2009 में स्थापना हुआ है। चीन, संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। सरगनई रयाको इसके अध्यक्ष हैं। 5 देश जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 2015 में इसका स्थापना हुआ है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक अजय माथुर हैं और 102 इसमें टोटल देश हैं और 102वां जो देश है वह है एंटीगुआ और बारबुडा। कौन सा है? एंटीगुआ और बारबुडा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और उसका पूर्ण परिचय। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, इस पेज को थोड़ा सा जूम करते हैं। पहला I2U2 सम्मेलन 2022, इसके बारे में देखते हैं। तो आयोजन हुआ है 14 जुलाई को वर्चुअली हुआ है और भारत की ओर से अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और I2U2 का पूर्ण रूप होता है इंडिया। I2 मतलब आई दो बार आएगा, मतलब इंडिया और इजराइल हो जाएगा, और U2 मतलब हो जाएगा USA और UAE। ठीक है, मुख्य बिंदु इसमें कौन कौन से हैं? तो इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों, कौन कौन सा 6 क्षेत्र है? तो जल है, ऊर्जा है, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पे चर्चा की गई है। अगला जो है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022, यह जो है इसका आयोजन हुआ है 28 से 30 जून के बीच मैड्रिड स्पेन में। कहाँ पे? मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन हुआ है और अध्यक्षता है नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने इसकी अध्यक्षता किए हैं नाटो की। ठीक, मुख्य बिंदु क्या है इसमें? तो सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। और 31वां सम्मेलन जो हुआ था वो होता ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और 33वां सम्मेलन जो होगा वो होगा लिथुआनिया वियनस में। अगला देखते हैं 48G शिखर सम्मेलन 2022। 40J आयोजन जो है 26 से 28 जून को, और कहाँ पे हुआ है? तो वेवेरियन आल्प्स जर्मनी में हुआ है। अध्यक्षता जो किए हैं वो जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज किए हैं। थीम जो है इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर हो जाएगा। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 47वां सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था कार्नवाल UK में, और 49वां होगा जापान में। ठीक है, और इस समय जो 38वां हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे 32वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन। तो ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो मेजबानी जो है 23-24 जून 2022 को की गई थी। कहाँ पे? चीन में। अध्यक्षता किए थे शी जिनपिंग। भारत का प्रतिनिधित्व किए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली किए थे। सम्मेलन का विषय था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूसर इन और न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां जो सम्मेलन था नई दिल्ली में हुआ था 2021 का। और आगे है 15वां सम्मेलन जो होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका 2023 में। 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 देखेंगे। तो आयोजन हुआ है 27 अक्टूबर 2021 को सेरी वेगवान टाउन ब्रुनेई में। कहाँ पे? सेरी वेगवान टाउन ब्रुनेई में। अध्यक्षता की हैं जो बाइडेन राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, और भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें 16वां G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन जो 16वां है यह 2021 में हुआ है। यह आयोजन हुआ है 30-31 अक्टूबर रोम इटली में। कहाँ पे? इटली में हुआ है, रोम इटली में। थीम या विषय देखेंगे तो पीपुल प्लेनेट और प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा। अध्यक्षता की है मारियो द्राघी, प्रधानमंत्री जो हैं इटली के हैं। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं। आगे है 15वां सम्मेलन जो हुआ था और हुआ था रियाद सऊदी अरब 2020 में। 17वां सम्मेलन जो होगा इंडोनेशिया में होगा। कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में। अगला है आपका वह है COP 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 जो है आयोजन हुआ है 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2021 के बीच में। मेजबानी ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में। आगे देखते हैं मेजबानी कौन हो? ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम। अध्यक्षता की हैं आलोक शर्मा, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री हैं। और लक्ष्य जो है यह है वर्ष 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री रखना। 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। COP 25 का आयोजन जो है मैड्रिड स्पेन में किया गया 2019 में। कब? 2019 में। अगला COP जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगला सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन हुआ 20 से 23 सितंबर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विषय जो है इसका शिपिंग एंड इक्विटेबल
यानी एक्सक्लूसिव और सस्टेनेबल रिकवरी हो जाएगा। अगला वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021, यह हुआ कहाँ पे है? तो आयोजन हुआ है कब? तो 22 सितंबर 2021 को वर्चुअली हुआ है। मेजबानी किया था अमेरिका। विषय जो था वह था इंडिंग द पैंडमिक और बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट। भारत को उसे संबोधन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021, तो आयोजन जो हुआ है 24 सितंबर 2021 को सितंबर वाशिंगटन अमेरिका में। कहाँ पे? वाशिंगटन अमेरिका में। अध्यक्षता देखेंगे तो जो बाइडन किए हैं, राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के हैं ये। आप प्रतिभागी देश देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। कौन से हैं? तो प्रतिभागी देश में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका हो जाएंगे क्वाड शिखर सम्मेलन। आगे है 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021, तो वर्चुअली जो आयोजन हुआ 10 से 12 फरवरी 2021 को। अब विषय का सम्मेलन का जो विषय है वो है रिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका कोविड-19 जो है महत्वपूर्ण तथ्य से इससे संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो भी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई? तो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से। कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है? कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित की गई? तो 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना इजराइल। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत जो है वह कर्नाटक में हुई। कहाँ पे हुई है? कर्नाटक में हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की है 22 मार्च 2020 को। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन लगा 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन का लगा। कोरोना की महामारी घोषित करने का पहला राज्य जो है वह हरियाणा हो जाएगा। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य जो है पंजाब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो हैं वो है मनीष कुमार। कौन है? मनीष कुमार। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री जो हैं बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के। कोविड-19 हेतु संयुक्त में टीका विकसित करने वाला देश जो है क्यूबा। यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला देश जो है घाना। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला गांव जो है वेयान, जम्मू कश्मीर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर जो है भुवनेश्वर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी जो हो जाएगा अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला जो राज्य हो जाएगा वो है हिमाचल प्रदेश। अगला कोविड-19 के खिलाफ कहुडोल पहल संबंधित है। किससे संबंधित है? मणिपुर राज्य से। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है तो स्लोवेनिया बना है। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट तो दिल्ली हो जाएगा। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश जो है वह है रूस। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका जीवन वायु उपकरण का विकसित किया है IIT रोपड़ ने। WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा एवं डेल्टा के स्ट्रेन का नाम क्या रखा है? तो कप्पा का नाम रखा था B.1.617.1 तथा B.1.617.2। आगे जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश जो हो जाएगा वह है रूस। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई थी विशाखापट्टनम से नागपुर। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है बोकारो से लखनऊ। अगला है भारत में पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने। कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को। टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल के बीच 2021 में। टीकाकरण के पहले रजिस्ट्रेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन हो जाएगा। और इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो स्वस्थ प्राण वायु। आगे है आपका कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन और अभियान देखते हैं। तो ऑपरेशन नमस्ते जो है खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे
14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान। मिशन सागर जो है मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस देशों की मदद हेतु नौसेना। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु नौसेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन संजीवनी जो है इसके द्वारा मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री और दवाई पहुंचाई गई। वायुसेना द्वारा ऑपरेशन फील्ड कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों में पूरी तरह से सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। ब्रेक दी चेन केरल सरकार का अभियान था। ब्रेक दी चेन। आगे है नमस्ते ओवर हैंडशेक जो है कर्नाटक सरकार का अभियान है। 5T योजना जो है दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु। वी सेफ टनल जो है तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए। करुणा पहल जो है सिविल सेवा अधिकारियों संघ द्वारा। और मो जीवन कार्यक्रम जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा। कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप देख लेंगे तो कोरोना कवच ऐप जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नाड़ी ऐप जो है पांडिचेरी सरकार के द्वारा। प्रज्ञाम ऐप जो है झारखंड सरकार के द्वारा। कोविड केयर ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आय एवं सेहत साथी ऐप जो है राजस्थान सरकार के द्वारा हो जाएगा। और IGOT और युक्ति पोर्टल जो है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा। कोविड-19 ऐप जो है नागालैंड सरकार के द्वारा। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कोविन पोर्टल जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। क्वारंटीन ऐप जो है IIT बॉम्बे के द्वारा। संजीवनी ऐप जो बिहार सरकार के द्वारा। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा। अगला है आयुष कवच ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड फार्मा ऐप जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड-19 ऐप तेलंगाना सरकार के द्वारा। जन आपूर्ति ऐप जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे का वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन देख लेते हैं। इसमें देखते हैं ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन जो नारकोस है यह क्या है तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन नारकोस। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका ऑपरेशन मिशन अमानत। मिशन अमानत जो है भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामानों के ट्रैकिंग हेतु चलाया गया। ऑपरेशन गंगा जो है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस भारत लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ओलिविया जो है भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओली रिडेक कछुओं को बचाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सतर्क जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु तथा लोगों को जल्द या पिकअप उपलब्ध कराने हेतु यहाँ पे पिकअप नहीं वो टिकट होगा, टिकट उपलब्ध कराने हेतु। ठीक। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर और दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान चलाया गया। और ऑपरेशन आहट जो है आपका रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया। ऑपरेशन सर्द हवा जो है सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने हेतु चलाया गया। ऑपरेशन परिवर्तन जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन ग्रीन जो है केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु की गई थी। ऑपरेशन नमस्ते जो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत जो है विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन सागर जो है विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के निपटाने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति चलाया गया था।
ऑपरेशन वनीला जो है ऑपरेशन वनीला जो है नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन चलाया गया। ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर जो है बालाकोट स्ट्राइक का कोड था ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन प्रवाह जो है कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट में बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सुदर्शन जो है बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन थ्रस्ट जो है रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों और रेलगाड़ियों की अनधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों को बिक्री पे रोक हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए। ऑपरेशन कोजिट भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन थंडर जो है रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु। ऑपरेशन 25 जो है पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने हेतु चलाया गया था। अगला है आपका ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल के आतंकवादियों का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन विजय जो है 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर में घुसपैठियों को हटाने चला गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने चलाया गया था। अब देख लेते हैं ऑपरेशन गंगा जो है, इसके बारे में देख लेंगे तो 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा, जिसमें किरण रिजिजू जो स्लोवाकिया में, हरदीप पुरी हंगरी में, वीके सिंह पोलैंड में और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं रोमानिया में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है और आपका प्रमुख आतंकी और गैर आतंकी गतिविधियां हम देखेंगे तो गलवान घाटी झड़प जो है भारत और चीन के बीच में 15 से 16 जून 2020 के बीच में। बालाकोट स्ट्राइक जो है 26 फरवरी 2019 में। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 में। सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 में। पठानकोट हमला जो है 2 जनवरी 2016 में। मुंबई हमला जो है 26 नवंबर 2008 में। और एयरलाइंस 814 हाईजैक त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से 1999 में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। इसमें है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारीकर्ता जो है फैसई है, जून 2022 में जारी हुआ है। प्रथम स्थान देखेंगे बड़े और छोटे राज्यों में तो तमिलनाडु बड़े राज्यों में है, गोवा जो है छोटे राज्यों में है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान तमिलनाडु का है, दूसरा स्थान छोटे राज्यों में गोवा का पहला स्थान, बड़े राज्यों में तमिलनाडु का है। बिहार का स्थान इसमें बड़े राज्यों में 16वां है। आगे देखते हैं राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक देखेंगे तो जारीकर्ता जो है नीति आयोग है, अप्रैल 2022 में जारी हुआ है। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान जो है गुजरात है और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा का है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का 6वां संस्करण में जारीकर्ता जो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, प्रथम स्थान जो है इंदौर मध्य प्रदेश को, दूसरा जो है गुजरात को, तीसरा जो है विजयवाड़ा को। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जो है जारीकर्ता नीति आयोग दिसंबर 2021 में। प्रथम स्थान बड़े और छोटे राज्यों में देखेंगे तो बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, छोटे राज्यों में मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का। आगे है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। इसमें जो जारी करता है तो बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर जो है जारी करता है। इसका प्रथम स्थान केरल का है। छोटे राज्यों में प्रथम है सिक्किम है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, बिहार का स्थान इसमें 17वां है। लॉजिस्टिक पार्क सूचकांक 2021 में जारी करता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा स्थान हरियाणा का, बिहार का स्थान 19। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 जारी करता नीति आयोग, प्रथम स्थान केरल, दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु, अंतिम स्थान जो है बिहार, नीचे से दूसरा स्थान झारखंड का, केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम जो है वह है चंडीगढ़।
अगला है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में, तो जारीकर्ता जो है आवास और शहरी मंत्रालय, मार्च 2021 में। प्रथम स्थान छोटे बड़े राज्यों में देखेंगे तो बेंगलुरु और शिमला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान 13वां है, पटना का स्थान 33वां है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका भारत नवाचार सूचकांक 2021 यानी नीति आयोग देखेंगे तो यह है प्रथम राज्यों में, प्रथम जो है आपका कर्नाटक हो जाएगा, दूसरा जो है तेलंगाना, तीसरा जो है हरियाणा। राज्यों में अंतिम स्थान छत्तीसगढ़ का है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम जो है चंडीगढ़, अंतिम जो है लद्दाख हो जाएगा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जो है 2020-21 जारीकर्ता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यूनिसेफ। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान जो उड़ीसा, तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश। अब बिहार का स्थान इसमें कितना है 22वां। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारीकर्ता जो है आवास और शहरी मंत्रालय, मार्च 2021 में। प्रथम स्थान जो है 10 लाख से अधिक और कम आबादी के क्षेत्र के अनुसार, तो पहला इंदौर, दूसरा दिल्ली। इसमें देखेंगे कम आबादी 10 लाख से अधिक और कम आबादी के अनुसार। अब पटना नगर पालिका का स्थान हो जाएगा 16वां। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारीकर्ता जो है टाटा ट्रस्ट, जो जारी किया था 2021 में। प्रथम स्थान महाराष्ट्र, दूसरा जो है तमिलनाडु, अंतिम स्थान जो है उत्तर प्रदेश का। निर्यात तत्परता सूचकांक कौन सा, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 है, जारीकर्ता जो है नीति आयोग। प्रथम स्थान जो है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा जो है कर्नाटक। सुशासन सूचकांक 2021 जारीकर्ता गृह मंत्री अमित शाह। प्रथम राज्य जो है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा क्या हो जाएगा गोवा। अगला है दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में, जारीकर्ता टाइम्स हायर एजुकेशन। भारत में IIS बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर जारी करता है। विश्व में प्रथम जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 देख लेते हैं। तो जारीकर्ता जो है पर्यावरण मंत्रालय हो जाएगा। भारत में तेंदुआ की कुल संख्या जो है 12,852, कितनी 12,852 है। 2014 से 18 के बीच में बाघों में वृद्धि जो है 60% की है, कितनी 60% की है। सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य देखेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरा पे हो जाएगा कर्नाटक और तीसरा पे हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2018 है। तो भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 2,967 है। बिहार में 31 है, कितना है बिहार में 31 है। 2014-18 के बीच में बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक बाघ वाला राज्य देखेंगे तो वह है कौन सा मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा जो है आपका उत्तराखंड हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें भी देखिए सेम ही है, पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे कर्नाटक, बस तीसरा यहाँ पे महाराष्ट्र और इसमें क्या हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। बाघ के मामले में उत्तराखंड तीसरे पे आ जाएगा। अब देखिए विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021-20 के देख लेते हैं और इसमें जारीकर्ता संगठन है, सारी चीज़ें मैं एक साथ आपको पढ़ा देता हूँ। इसमें पहला देखते हैं दोस्तों, पहला है आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। कौन सा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 और यह जारीकर्ता देश देखते हैं तो हेनली एंड पार्टनर्स हैं, सम्मिलित देश हैं 199। शीर्ष स्थान जो है इसमें किसका मिला है, जापान को मिला है। अब भारत का रैंक इसमें देखेंगे तो 87वां, कितना 87 है। और 2021 में इसका रैंक जो था भारत का वो था 90 था। ठीक, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान जापान का है, दूसरा स्थान भारत का स्थान इसमें कितना है 87 है। अगला देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 है। इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। टोटल देश जो है 146 है इसमें और आइसलैंड इसमें सबसे ऊपर है। अब भारत का स्थान इसमें 135 है, कितना है भारत का स्थान 135 है। एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में यह जारी होता है इंटरनेशनल के द्वारा। 52 देश है इसमें टोटल। मैक्सिको इसका शीर्ष देश है, इसमें पहला स्थान किसका था मैक्सिको का था। भारत का स्थान उसमें 36 था, कितना था 36। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल देश जो देखेंगे तो 173 देश हैं, कितने 173 देश हैं। वियना और ऑस्ट्रेलिया इसके शीर्ष देश हो जाएंगे। भारत इसमें दिल्ली का स्थान इसमें 112वें नंबर पे है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 163 देश है, आइसलैंड इसमें पहला स्थान है और 135वां पे भारत है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 प्रबंध विकास संस्थान IMD 63 है, सम्मिलित देश है इसमें। डेनमार्क इसमें शीर्ष है, पहला शीर्ष स्थान डेनमार्क का। 37 इसमें टोटल भारत का इसमें रैंक है।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया गया है और यह इसमें टोटल 180 देश हैं। कितना? 180 देश हैं और डेनमार्क का इसमें पहला स्थान है और 180 देशों में 2021 में यह जारी की गई है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। 117 इसमें देश हैं टोटल। जापान इसमें शीर्ष देश है, पहला स्थान जापान का है, 54 स्थान इसमें भारत का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 यह जारी किया जाता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा। इसमें टोटल 180 देश हैं। नॉर्वे में इसका पहला स्थान है प्रेस स्वतंत्रता में। अब भारत का स्थान इसमें 150वां है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दी वेल्थ रिपोर्ट 2022 नाइट फ्रैंक के द्वारा यह जारी किया जाता है। अमेरिका इसमें पहला है, भारत का स्थान इसमें तीसरा है। और ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स है नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया था। 56 देश हैं। तुर्की का पहला स्थान है, भारत का इसमें 51वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखेंगे तो सतत विकास समाधान रिपोर्ट के द्वारा जारी किया था। 146 देश हैं। फिनलैंड का पहला स्थान है, भारत का इसमें 136 है। सतत विकास सूचकांक जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 165 देश हैं। फिनलैंड पहले पे है और भारत का स्थान इसमें 120 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जो है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। 55 देश हैं। अमेरिका पहले स्थान पे है, भारत का स्थान इसमें 43 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। 167 देश हैं। नॉर्वे पहले स्थान पे, भारत का स्थान इसमें 46 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। 121 देश हैं। डेनमार्क पहले पे है, भारत का स्थान इसमें 85 है। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 हार्म रिडक्शन कास्टोनियम के द्वारा जारी किया था। 30 देश हैं। नॉर्वे पहले स्थान पे है, भारत इसमें 18 स्थान पे है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा जारी किया था। 195 देश हैं। यूएसए इसमें पहले स्थान पे है, भारत का स्थान इसमें 66 है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में प्रबंध विकास संस्थान आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। 64 देश है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, भारत का स्थान इसमें 56 है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा सिडनी के द्वारा जारी किया था। 26 देश हैं। अमेरिका का स्थान पहला है, भारत का स्थान इसमें चौथा एशिया पावर इंडेक्स में। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। 194 देश हैं। डेनमार्क पहले पे है। 82 स्थान जो है आपका भारत का है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जर्मन वाइज के द्वारा जारी किया जाता है। 57 देश हैं। डेनमार्क पहले पे स्थान है और 10वां इसका भारत में स्थान है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया जाता है। 113 देश हैं। आयरलैंड का इसमें पहला स्थान है, भारत का स्थान इसमें 71 है। मार्शल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 मार्शल कंसल्टिंग के द्वारा जारी किए थे। 43 इसमें देश हैं। आइसलैंड का पहला स्थान है। 40 इसमें 40वां रैंक जो है भारत का है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में जो है वेलथुंग हिल पे जर्मन संस्था इसके द्वारा जारी किया जाता है। 116 देश हैं। बेलारूस का पहला स्थान है। 101वां पे भारत है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। 132 देश हैं। स्विट्जरलैंड पहले पे है। 46वें स्थान पे भारत है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 कुशमैन अनुवेग फील्ड के द्वारा जारी किया था। 47 देश हैं। चीन पहले पे है, दूसरे पे जापान है, दूसरे पे इंडिया है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 जो है राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा जारी किया था। 181 देश है टोटल। सिंगापुर का पहला है और भारत का स्थान क्या है? 122 है। वैश्विक दाता सूचकांक 2021 जो है चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया था। 114 देश है। इंडोनेशिया पहले पे है और भारत का स्थान इसमें 14वां है। मानव विकास सूचकांक 2020 जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 189 देश हैं। नॉर्वे का स्थान पहला है, भारत का स्थान इसमें 131वां है। चार्सलो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 चार्सलो इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा जारी किया था। 104 देश हैं। फिनलैंड का स्थान पहला है, भारत का स्थान इसमें
49वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया था। 115 देश हैं। स्वीडन पहला स्थान पे है, भारत का स्थान इसमें 87 है। आर्थिकी स्वतंत्रता सूचकांक 2020 अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया था। 184 देश हैं। सिंगापुर का पहला स्थान है। 121 जो है एशिया में है, सॉरी 121 जो है भारत का है स्थान, ठीक है। और एशिया में कितने नंबर पे है, तो 26वें नंबर पे है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 जो है लोवी संस्थान सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है। 98 टोटल देश हैं। इसमें वियतनाम पहले पे है, भारत का स्थान इसमें 86 है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वाच एनजीओ के द्वारा जारी किया जाता है। मोजाम्बिक पहले स्थान पे, भारत का स्थान इसमें 7वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। 133 देश है। अमेरिका इसमें पहले पे है, भारत का स्थान इसका चौथा है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका आर्थिक समीक्षा देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 21-22 के बारे में। इसमें देखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2021 को संसद में पेश किया था। तो कब पेश किया था, तो 31 जनवरी 2021 को संसद में पेश किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 को प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार तथा वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन द्वारा जारी किया गया था। आर्थिक समीक्षा 21-22 का मूल विषय जो है त्वरित दृष्टिकोण है, जो फीडबैक वास्तविक निष्कर्षों के तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं, सुरक्षा संबंधी उपायों पर आधारित है। आर्थिक समीक्षा के लिए परीक्षणोपयोगी प्रश्न देख लेते हैं। तो विश्व वर्ष 22-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 8 से 8.5 बढ़ने की अनुमान है। 21-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.5% बढ़ने का अनुमान है। कृषि संबंधित क्षेत्रों में 3.9% बढ़ने की संभावना है। उद्योग क्षेत्रों में 11.9, सेवा क्षेत्रों में 8.2 बढ़ने की संभावना है। कोरोना महामारी से सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि हुई थी। भारत अगले 3 साल तक सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। अगला है 2021 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 67.2% की वृद्धि हुई है। 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 21-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर $65.6 बिलियन हो गया है। कितना, $65.6 बिलियन। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार $633.6 बिलियन था। भारत पर विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत तक $593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। केंद्र सरकार का ऋण जो है 2019-20 में जीडीपी के 49.1% से बढ़कर 2020-21 में जीडीपी का 59.3% हो गया। 2021-22 में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर 8.6 हुआ, जो 2014-15 में 6.2 था। भारत दुनिया में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडारक है। ठीक, 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी की गई है। कितना, 9.2% की बढ़ोतरी की गई है। 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष से ज़्यादा हैं। अगला 2021-22 में सीपीआई मुद्रा स्फीति घटकर 5.2 रह गई है। 2021-22 में खाद्य मुद्रा स्फीति औसतन 2.9 के निचले स्तर पर है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका 2020-21 में नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पर भारत का ओवरऑल स्कोर 72 होकर 66 पे पहुंच गया। 19-20 में यह स्कोर 60 और 18-19 में 57 था। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधक नियम 2021 अधिसूचित किए गए, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री ने 2021 में ग्लासगो के आयोजित पक्षों में 26वें सम्मेलन कॉप में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की। देश की कुल मूल्य वर्धन 18.8%, 21-22 की वृद्धि हुई। इस तरह 20-21 में 3.6 और 21-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज को बढ़ा दिया है।
2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र जो है 8.15 के CAGR से बढ़ा है। 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IPP बढ़कर 17.4% वर्ष दर हो गया है। 2021 में रेलवे पूंजीगत व्यय बढ़कर 1,55,181 करोड़ रुपए हो गया है और 21-22 में बढ़ाकर 2,15,058 करोड़ रुपए किया गया। 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा जो है 36.5 किलोमीटर हुआ। 2021-22 में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने $16.7 बिलियन से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त किया, जो भारत के कुल FDI प्रवाह का लगभग 54% है। कितना है? 54% है। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। 44 भारतीय स्टार्टअप ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया, जिससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कुल संख्या 83 हो गई है। 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 के टीके की 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। कुल प्रजनन दर जो है 19-21 में घटकर 2 हो गई है, जो 2015-16 में 2.2 थी। 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है और 5 जुलाई 2021 में GST संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। 2021 के दौरान कारपोरेट कर संग्रह 90% की वृद्धि देखी जा सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PIB का शुद्ध लाभ जो है 2021 के 14,688 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 31,144 करोड़ रुपए हो गया है। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.6% थी। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले को हर घर जल जिले बनाए गए हैं। अगला जो है आपका केंद्रीय बजट देखते हैं। केंद्रीय बजट जो है आपका, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। केंद्रीय बजट जो है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार ने 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया। 2022-23 के लिए कुल बजट जो थे 39.45 लाख करोड़ रुपए थे। इस बजट में अगले 25 साल के लिए भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताओं के विकास पर जोर दिया गया। पहला, PM गति शक्ति हो जाएगा, समावेशी विकास हो जाएगा, उत्पादकता वृद्धि, निवेश राइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही, निवेश की वित्तीय मदद। आगे देखते हैं राजकोषीय प्रबंधन के बारे में देख लेते हैं। तो राजकोषीय बजट अनुमान जो था 21-22 में है वह है 34.83 लाख करोड़। संशोधित अनुमान 2021-22 में 37.70 लाख करोड़। 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय जो है वह है 39.45 लाख करोड़। 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां हैं 22.84 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है 10.68 लाख करोड़। GDP का 4.1%। राजस्व घाटा जो है 21-22 का 10.88 लाख करोड़ रुपए। GDP का 4.7%। राजस्व घाटा देखेंगे 22-23 में 9.9 लाख करोड़ रुपए। GDP का 3.8% हो जाएगा। राजकोषीय घाटा जो देखेंगे 2021-22 का 15.91 लाख करोड़ रुपए, जो GDP का 6.9% है। राजकोषीय घाटा देखेंगे 22-23 का तो 16.61 लाख करोड़, जो GDP का 6.4% है। प्राथमिक घाटा देखेंगे 7.21 लाख करोड़ रुपए, जो GDP का 2.8% है। केंद्रीय बजट के बारे में देख लेते हैं। तो इसके परीक्षोपयोगी प्रश्न के बारे में देखेंगे तो 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर जो है 9.27% रहने का अनुमान है। 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय जो है 35.4 लाख % से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ था। वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगला, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की
कर कटौती की सीमा जो है 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की इनकम पे 30% कर लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफ़र पे 1% का टैक्स भी देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाली आय पे 15% का टैक्स लगेगा। कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। गैर सूचीबद्ध शेयरों का सरचार्ज 28.5 से बढ़कर 28.5 से घटकर 23% किया गया है। सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की जो हिस्सेदारी है वो देखिए, उधार एवं अन्य देयताएं देखेंगे तो 35% है। जीएसटी जो है 16% है। आगे है आपका निगम कर जो है 15% है। आय कर जो है 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो 7%। गैर राजस्व जो है गैर कर राजस्व 5%। कस्टम जो है 5%। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 2% है। सरकार के खर्चे देखेंगे तो ब्याज भुगतान है 20%। करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा जो है 17% है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम जो है 15%। वित्त आयोग और अंतरण जो है 10% है। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम जो है 9% है। रक्षा पे 8% है। सब्सिडी जो है 8% है। पेंशन जो है 4% है। अन्न व्यय जो है यह 9% है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। आरबीआई 2022-23 में डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगने वाले टैक्स पे छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। अगला है विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी परियोजनाएं। दमन गंगा पिन जाल पार तापी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कृष्णा पेन्नार पेन्नार कावेरी। कीन वेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसे 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइमरी मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन नामक नई योजना लाई जाएगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 2022-23 में पीपी मॉडल पे 4 स्थानों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की व्यवस्था की जाएगी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीपी मोड पर शुरू किया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में जल्द ही बदलाव होगा। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2022-23 में ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। कितने? 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों का शुरुआत किया जाएगा। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्कों को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय कंदन वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया जाएगा। अगला है 5 सालों में रेजिंग एंड एक्सीलेटिंग एम ई परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्यों के समाधान की दिशा में एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। अगला है महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले के रसायन में परिवर्तन करने के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजनाओं की बात कही गई है। 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 8 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला है अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रेरित करने के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाले समान उधारी से अधिक है। वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए
पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, जो 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। 3.8 करोड़ घरों में हर घर नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थिति तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण कोष की स्थापना की जाएगी। पीएम ई विद्या के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनलों पे किया जाएगा। 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब या साइमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई लैब की स्थापना की जाएगी। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। गेहूं और धान खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान किया जाएगा। भारत में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों को जमीन पर ध्यान दिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड और डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन की व्यवस्था की जाएगी। भारत नेट परियोजना के तहत गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा। आगे आपका ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा की पहुंच के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का 5% आवंटित किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदा प्रदान की जाएगी। उद्यम ई श्रम एनसीएस और 80 में पोर्टलों के आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख एमएसएमई को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ईसीएलजीएस के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। अगला है ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सूक्ष्म और लघु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। 1.5 लाख डाकघरों को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास से पैलेट पायर किए जाएंगे। वार्षिक रूप से 38 से एमएमटी कार्बन डाइऑक्साइड की बचत की जाएगी। सनराइज क्षेत्रों के लिए वेलिडिंड निधियों की बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 में राज्यों की जीएसडीपी के 4% के वित्तीय घाटे का अनुमित होगा, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। अगला है धारा 115 BAV के तहत विनिर्माण उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि 1 साल से बढ़कर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। अब इसके बाद केंद्र सरकार का व्यय जो है 22-23 में देख लेंगे, तो 22-23 का बजट का अनुमान देखेंगे तो कुल जो है जोड़ जो है ये देखेंगे तो ये है आपका 39,44,909 है। इसमें से देख लेते हैं कौन कौन क्या क्या है। तो पेंशन जो है इसमें आप यहाँ पे 2,07,132 है, रक्षा 3,85,370, प्रमुख सब्सिडी है 3,17,866, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप हैं तो 1,51,521 हो जाएगा, और वाणिज्य और उद्योग देखेंगे 53,116, पूर्वोत्तर का विकास हो जाएगा 2,2800, शिक्षा जो है 1,04,278 हो जाएगा, ऊर्जा देखेंगे तो 49,220 रुपये 220 हो जाएगा। आगे देखते हैं विदेश मामले के बारे में देखेंगे खर्च तो 17,250 हो जाएगा। अब वित्त जो है 21,325, स्वास्थ्य जो है 86,606, गृह जो है 1,27,020 हो जाएगा। ये सब कितने हैं, एक सब करोड़ में बता रहे हैं। ब्याज जो है आपका 9,40,651 है। IT और दूरसंचार देखेंगे तो 79,887 है।
योजना और सांख्यिकी है 5,720। ग्रामीण विकास जो है 2,06,293 हो जाएगा। वैज्ञानिक विभाग देखेंगे तो 30,571 हो जाएगा। सामाजिक कल्याण देखेंगे तो 51,780। कर प्रशासन जो है 1,71,677 हो जाएगा। राज्यों का अंतरण जो देखेंगे 3,00,000 है 34,339। परिवहन जो 3,51,851 है। और राज्य संघ राज क्षेत्र जो 58,757 हो जाएगा। शहरी विकास देखें 76,549 हो जाएगा। अन्य के बारे में देख लेंगे तो 1,13,301 अन्य हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका केंद्र सरकार की योजनाएं और पूर्ण परिचय। ये जो टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।